हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना डिस्कशन मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पे। पिछले वीडियो में हमने देखा सेग्रीगेशन और सेग्रीगेशन सेपरेशन यूनिट फैक्टर्स का एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। उसकी फिजिकल बेसिस हमने ऑब्जर्व करी कि एनाफेज 1 पर होती है। और जब हम उस वीडियो को एंड कर रहे थे तो हमारे सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन था। तो हमने ये सोचा कि अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करता हूँ और कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी की बात कर रहा हूँ, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दे आर अलील्स ऑफ द सेम जीन, अलील्स ऑफ सेम जीन। ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि कहीं किसी भी क्रोमोसोम पर अगर एक लोकस है किसी जीन का, तो क्योंकि एक जैसे दो क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मल सोमैटिक सेल में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के, तो एक तरफ कैपिटल टी और एक तरफ स्मॉल टी। मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी ये है और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और यही बात हमें पहले से पता है कि ये पार्टिकुलेट है, डिस्क्रीट है। और होगा क्या गैमेट फॉर्मेशन में, वन गोज टू वन गैमेट एंड द अदर गोज टू द अदर गैमेट। एक गैमेट में चली जाएगी और दूसरा दूसरे गैमेट में चली जाएगी। इसका मतलब दोनों की इनहेरिटेंस एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से सेम आर्ग्यूमेंट है अगर मैं मान लीजिए सीड शेप कंसिडर कर लूं, सीड शेप कंसिडर कर लूं, तो मैंने ये कहा कि इस सीड शेप में एक शेप राउंड है जो डोमिनेंट है, तो हमने इसे कहा कैपिटल आर। एक जो शेप है वो रिंकल्ड है, इसको हम रिसेसिव कहते हैं, इसको स्मॉल आर हमने कहा। और अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करें तो कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर अब फिर अलील्स ऑफ द सेम जीन है और एक दूसरे से सेम आर्ग्यूमेंट लगाइए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती हैं। ये बात तो तय हो गई, ये बात हम पहले ही एस्टेब्लिश कर चुके हैं। अब मेंडल ने कुछ ये सोचा कि अगर मैं दोनों कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को एक साथ कंसीडर करूं, तो पाइसम सटाइवम में एक दो कैरेक्टर नहीं होंगे, बहुत सारे कैरेक्टर होंगे। और अब हम दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को एक साथ देख रहे हैं। तो एक बड़ी फेमस क्रॉस में भी आपको कराऊंगा, सीड शेप और सीड कलर। तो मान लीजिए दो अलग अलग कैरेक्टर हैं और दोनों का इनहेरिटेंस आप एक साथ देख रहे हैं, तो जो अलील्स है सीड शेप की और जो अलील्स है सीड कलर की, क्या वो भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है? मान लीजिए यहां पर भी अगर हम कहें कि जो अलील्स है हाइट की और जो अलील्स है सीड शेप की, क्या ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इनहेरिट होती है? तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो टी है और ये जो आर है, क्या ये भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रही हैं? दिस वाज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर मेंडल। अब मेंडल क्योंकि बिकॉज ही वाज अ ब्रिलियंट मैथमेटिशियन, उन्होंने ये कहा कि जैसे मान लीजिए मैं वो फेमस क्रॉस लेता हूं जो आप सबने पढ़ी है। लेट अस से एक कैरेक्टर ले लेते हैं सीड शेप, और सीड शेप में हमने ये कहा कि राउंड है और राउंड को हमने कहा कैपिटल आर, और हम कह रहे हैं रिंकल्ड, और रिंकल्ड के लिए हम कह रहे हैं स्मॉल आर। और एक हम ले लेते हैं सीड कलर, और सीड कलर में हमने ये कहा कि येलो डोमिनेंट होता है और येलो को हमने डेजिग्नेट किया कैपिटल वाई, और ग्रीन को हमने डेजिग्नेट किया विद द स्मॉल वाई। और अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करें तो अब हमने स्केल इंप्रूव कर दिया, ऊंचा कर दिया। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं कर रहे हैं, अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को प्लान कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, ये जो डिडक्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड नहीं है, क्योंकि मैं दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं, तो मुझे कम से कम डाई हाइब्रिड क्रॉस करनी पड़ेगी। डाई हाइब्रिड का में डाई का मतलब है दो, इसका मतलब अब मैं दो कैरेक्टर्स लूंगा और दोनों के ऑल्टरनेट फॉर्म्स के बीच में क्रॉस कराऊंगा। इसका मतलब मैं यहां पर जो पेरेंट सेलेक्ट करने वाला हूं वो यहां पर बिल्कुल क्या है, प्योर लाइन है, और उनका फिनोटाइप कैसा है, राउंड येलो। और मुझे पता है कि यूनिट फैक्टर पेयर में होते हैं, और क्योंकि ये ब्रीड करते हैं ट्रू, तो इनका जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई होना चाहिए। और यहां पर अगर मैं दूसरा अगर प्लांट लूंगा तो मैंने ये कहा वो होगा रिंकल्ड ग्रीन, और रिंकल्ड ग्रीन मुझे अच्छे से पता है कि इनका जीनोटाइप स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा।
ये बात बिल्कुल क्लियर है। मुझे पता है कि यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे वो सब कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेंगे, यहाँ पर जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेंगे। और F1 प्रोजेनी ये उसका जीनोटाइप होगा, और लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से ये सारे के सारे राउंड येलो होंगे। ऑल ऑफ देम विल बी राउंड येलो। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और अब जो मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहा हूं वो डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्चुअली ये है कि यहां पर मैं दो हेट्रोजाइगस राउंड येलो प्लांट्स को अब मेट करा रहा हूं। सो ये सेल्फिंग से मैंने अब जितनी भी जनरेशन है वो सेल्फ पॉलिनेशन से रेज करनी है। केवल जो मैंने F1 जनरेशन है वो क्रॉस पॉलिनेशन से रेज करी। अब मेरे सामने सवाल यही है, क्या ये भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगी? दिस इज द क्वेश्चन। और यहाँ पर जैसा मैंने कहा, क्योंकि मेंडल एक बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है कि ये दोनों जीन्स भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रही हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि ये दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस हो रही हैं जो साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही हैं? इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैं इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को ऐसे कह सकता हूं कि ये दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस हैं जो एक साथ हो रही हैं, अगर ये बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो? दिस इज व्हाट ही थॉट। और यहां पर उनको एक मैथ्स का, स्टैट्स का बड़ा शानदार एक रूल याद आया कि अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो उनके साथ होने की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट होती है। If two independent individual events are occurring simultaneously, then the probability of their combined occurrence is a product of their individual occurrence probabilities. इसका मतलब सिंपल ये है कि मान लीजिए हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। So let us toss a coin. So coin can fall heads or it can fall tails. Every time the probability will be half. Each event is independent. सो हर एक बार प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ होगी। मैं यहाँ पर हर बार बच्चों को ये बताता हूँ कि एवरी प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग्स इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट इवेंट। सो जब हम ये कहते हैं कि 50% प्रोबेबिलिटी लड़का होने की है और 50% लड़की होने की है, तो हम हर प्रेगनेंसी की बात करते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि अगर पहली प्रेगनेंसी का रिजल्ट एक मेल बेबी था तो इसका मतलब दूसरी जो प्रेगनेंसी है उसमें फीमेल बेबी विल बी बॉर्न। सो इट इज़ नॉट 50% लाइक दिस। एवरी इवेंट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। सो ये हमने कहा दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब मैं दो सिक्के दो हाथों से उछालता हूं, तो मेरे पास एक कॉइन यहां पर है, एक कॉइन यहां पर है। मैंने दोनों को ऐसे टॉस किया तो बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि दोनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसका इस पर इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका इन्फ्लुएंस इस पर नहीं है। तो मैंने कॉइन 1 को टॉस किया, कॉइन 2 को टॉस किया, तो मैंने ये कहा कि दोनों पर हेड आ सकता है। इस पर हेड, इस पर टेल आ सकता है। ये टेल, ये हेड हो सकता है, ये टेल और टेल हो सकता है। एक बार आप 2 मिनट के लिए इसको भूल जाए। सो अब आपको पता है हर बार इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। सो कॉइन 1 को आप टॉस कर रहे हैं, हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी हर बार हाफ है। और यहाँ पर भी कॉइन 2 को अगर आप टॉस कर रहे हैं तो हर बार जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ है। अब आप देखिए कि अगर कोई जना मुझसे पूछे कि दोनों पर हेड्स आ जाए, ये दोनों इवेंट एक साथ हो जाए, दो इंडिपेंडेंट इवेंट एक साथ हो जाए, कि मैं दो कॉइन्स को टॉस करूं और दोनों पर हेड आ जाए, तो मुझे पता है इस वाली प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। ये 1/4 है। ये 4 चीजें हो सकती हैं, इसमें से 25% प्रोबेबिलिटी है। 1/4 आया कैसे 1/4? मैंने इनकी इंडिविजुअल अकरेंस प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया, इनका प्रोडक्ट है। मैंने ये कहा कि ये हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू 1/4। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। दिस शुड बी नाउ very simple to understand. Now what Mendel is saying, मेंडल अब ये कह रहे हैं कि चलिए इसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हमें यह पता है कि यहाँ पर 3/4 राउंड बनेंगे प्रोजेनी। 3/4 क्या एग्जिबिट करेंगे? राउंड सीड शेप। 1/4 कैसे होंगे? उनकी जो सीड है वो रिंकल्ड होंगे। और यहाँ पर हम कह रहे हैं 3/4 सीड का कलर क्या होगा? येलो। और 1/4 का क्या होगा? ग्रीन। नाउ द ब्रिलियंस इज दैट ही कुड सी कि अगर वो जो कह रहे हैं वो बात सच है तो इनके साथ होने की प्रोबेबिलिटी इनके इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होनी चाहिए। इसका मतलब ही कुड सी कि जो प्रोजेनी है अगर उनमें राउंड येलो बनते हैं
तो राउंड येलो की हमें पता है प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू 3/4 ये बनेंगे 9/16। और इसी तरह से अगर हम रिंकल्ड और ग्रीन की बात करें, हम रिंकल्ड और ग्रीन की बात करें तो ये नंबर 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/16 हो सकता है। और उन्होंने कहा कि दो नए कॉम्बिनेंट्स बनेंगे, एक रिकॉम्बिनेंट बनेगा राउंड ग्रीन के साथ में और एक रिंकल्ड येलो के साथ में। राउंड और ग्रीन अगर आप देखें तो राउंड और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4 इंटू 1/4 विच इज 3/16। और इसी तरह से अगर आप रिंकल्ड और येलो देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 1/4 इंटू 3/4 दिस इज 3/16। और ये जो रेशो है ये 9:3:3:1 आ गया। F2 फिनोटिपिक रेशो शुड बी 9:3:3:1। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है इसका रेशो कितना है 3:1। दूसरी जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है इसका रेशो कितना है 3:1। तो हमने ये कहा कि एक्सपेक्टेड रेशो क्या होगा 9:3:3:1। सो दिस इज व्हाट मेंडल प्रिडिक्टेड अगर ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो मैं आपको क्रॉस प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ में, आप देखिएगा काउंट करके एग्जैक्टली सेम रेशो आता है। F2 फिनोटिपिक रेशो कितना होगा 9:3:3:1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में ले लें, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में ले लूं कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b और कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो मुझे पता है यहां पर 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल A स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B और स्मॉल a स्मॉल b। यहां देखिए कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल A स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B और स्मॉल a स्मॉल b। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वीडियो डाला हुआ है पहले जिसमें बताया हुआ है कि गैमेट कैसे बनते हैं, गैमेट फॉर्मेशन कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से गैमेट बनेंगे, कितनी तरह के गैमेट बनेंगे। उस अगर आप इस में थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, ये चारों एक जैसे होंगे। इसको लिखने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब हमारे राउंड येलो हैं। अगर आप उस वाली क्रॉस को देखें जिसको मैंने जनरलाइज किया है तो ये सब एक्चुअली राउंड येलो है। यहाँ पर भी देखिए कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B, ये भी राउंड येलो है। कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b, ये भी राउंड येलो है। और कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल B, ये भी राउंड येलो है। और इधर आ जाइए कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b, फिर राउंड येलो है। कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल B, ये भी राउंड येलो है। अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो इनका नंबर 9/16 होगा। सो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इधर आ जाइए, ये जो है ये वाला जो प्लांट है दिस वुड बी स्मॉल r, दिस वुड बी स्मॉल r स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b। और हमारे उस एग्जांपल में स्मॉल r स्मॉल y ये क्या होगा रिंकल्ड ग्रीन होगा। अब हम और देखते हैं, यहां पर देखते हैं, लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर प्लांट। देखिए कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल b। तो अगर मैं उधर से इसको उठाऊं तो ये राउंड होगा और साथ में क्या होगा ये ग्रीन होगा, ये रिकॉम्बिनेंट है। यहां देखिए क्या बनता है कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल b, एग्जैक्टली सेम फिनोटाइप। यहां देखिए क्या बनता है कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल b। उम्मीद है आप जिस तरह से मैं फिल कर रहा हूं आपको फिल करना भी आ रहा होगा। मेरे पास 3 बच गए। अब आप देखेंगे 3 पनट स्क्वायर में 3 स्क्वायर बच गए। चलिए इसको भी फिलअप करते हैं। तो यहां बताइए क्या होगा स्मॉल a कैपिटल B, ये क्या होगा ये रिंकल्ड होगा और साथ में क्या होगा ग्रीन होगा। हमारे एग्जाम्पल में ये रिंकल्ड होगा और येलो होगा, रिंकल्ड और येलो होगा। यहाँ देखिए स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, ये भी वही, और ये स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b आपके सामने 9:3:3:1 रेशो है। सो हमने कहा कि ये जो रेशो आया ये कितना आया 9:3:3:1। अब देखिए अगर कोई जना मुझसे ये पूछता है कि इस फिनोटिपिक रेशो का जीनोटिपिक रेशो कितना होगा, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने कैलकुलेट किया था कि जो
फिनोटिपिक रेशो है 3:1, वो एक्चुअली एक हिडन जीनोटिपिक रेशो है जिसे हमने कहा था 1:2:1। और यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं जीनोटिपिक रेशो की। तो मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले 3 सेट बनाने हैं, 1:1, इसको डबल करिए 2:4:2 और फिर 1:1। तो मैंने 3 के 3 सेट बना दिए, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। तो मैंने ये 3 के 3 सेट बना दिए, 121, 242, 121। और पहले वाले सेट को मैंने दोनों कैपिटल ए दे दिए। सो मैंने दोनों कैपिटल ए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरे वाले सेट को एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक कैपिटल, एक स्मॉल। तो तीसरे सेट को मुझे दोनों स्मॉल ए डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दिस शुड बी वेरी वेरी इजी। अब मैं ग्रुप के अंदर क्या कर रहा हूं, ग्रुप के पहले मेंबर को कैपिटल बी और कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। फिर दोबारा ग्रुप में कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी और स्मॉल बी, स्मॉल बी। बहुत आसान है, 2 मिनट के लिए आप स्क्रीन को रोक के खुद कर सकते हैं इस काम को। दिस वुड बी वेरी वेरी इजी। और अभी आप देख लेंगे कि ये रेशो एक्चुअली क्या आया, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1:2:4:2:1:1। किसी चीज को क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए आप ये कहते हैं कि सर विश्वास सा नहीं हो रहा है, तो ये वाला बताइए। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं, लेट अस से सबसे आसान वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो मुझे ये वाले सबसे आसान तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ, वो ये रहे। सो अब आप देखिए बाकी कहाँ पर है। सो ये बड़ी आसानी से हमें समझ में आ गया कि ये इस तरह से आप जीनोटिपिक रेशो निकाल सकते हैं। मैं बहुत से अभी आपको क्या न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा जो 10-10, 5-5 सेकंड में हो जाएंगे, और उसमें किसी में भी आपको पनट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात बड़े ध्यान से समझिए, अगर मैं राउंड येलो की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो 9:3:3:1 रेशो है, ये वाले राउंड येलो हैं, ये वाले राउंड येलो हैं। अगर मैं इसको राउंड येलो की फॉर्म में लेके आ रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि ये राउंड येलो है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो हमारा जो रेशो था वो था 9/16, 3/16, 3/16 और 1/16। हमने अपनी क्रॉस में ये कहा कि ये थे राउंड येलो और ये थे राउंड ग्रीन, ये जो थे ये रिंकल्ड येलो और ये मैंने कहा कि ये रिंकल्ड ग्रीन थे। डू यू एग्री? सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हमें ये पता है कि राउंड येलो में कैपिटल आर होना चाहिए। मैं अब एब्रीविएटेड जीनोटिपिक रेशो लिख रहा हूं। सो द टर्म दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ इज, आई एम राइटिंग व्हाट इज कॉल्ड एज एन एब्रीविएटेड जीनोटिपिक रेशो। बहुत से न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत सहायता करेगा। सो ये मैं लिख रहा हूँ। मैंने ये कहा कि अगर ये प्लांट राउंड है तो इसके पास कैपिटल आर जरूर है। मैंने बाद में डैश लगा दिया, आपकी मर्जी है, इसमें कैपिटल आर लिखिए या स्मॉल आर लिखिए, लेकिन यही इसका जीनोटाइप होगा। अब सेम आर्गुमेंट लगाइए। येलो में मैं क्या कहूँगा कि ये कहूँगा कि ये कैपिटल वाई डैश है। सो इसका जीनोटाइप, अगर कोई प्लांट उसका फिनोटाइप राउंड येलो है तो उसका जीनोटाइप R'/Y' होगा। अब हम बात करेंगे इसकी। ये 3/16 में ये भी राउंड है तो मुझे पता है ये R' है, लेकिन ये क्या है, ग्रीन है, तो मुझे पता है ये स्मॉल y होना चाहिए। और अगर मैं इसकी बात करूं तो स्मॉल r कैपिटल Y डैश होना चाहिए। दिमाग लगाइए। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होना चाहिए। जल्दी नहीं है, आप स्क्रीन को रोकिए और देखिए कि जो मैं क्या कह रहा हूं। और इसको अब मैं एब्रीविएट कर रहा हूं। इसको मैं एब्रीविएट कर नहीं सकता। मैंने कहा कैपिटल R'/Y' और यहां पर मैंने कहा R' और स्मॉल y लिख दिया। इसका मतलब R के साथ में दूसरा R जो मर्जी लिख लीजिए, लेकिन Y के साथ में स्मॉल y ही आएगा। और यहां पर बताइए R', इसका मतलब स्मॉल r तो है, Y में कैपिटल Y भी साथ में हो सकता है, स्मॉल y भी साथ में हो सकता है। और ये क्या है, स्मॉल y, ये जो आपके सामने है इसे आप बताना कि ये एब्रीविएटेड जीनोटिपिक रेशो है। हमारे A और B की फॉर्मेट में ये नंबर ऐसे आएगा। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? सो पहले तो बड़े ध्यान से देखिए, इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके एक बार दोबारा देखिए। यहाँ तक अगर आपकी बात समझ में आ गई है तो आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बहुत जल्दी बता दूंगा। मेटाफेस 1 याद करिए। मेटाफेस 1 में हम ये कह रहे हैं कि ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम है।
ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, लेट अस से ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, इसका जो होमोलॉग है वो मैटरनल है। सो वो मैटरनल होगा, तो हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम इसको लेट अस से एक डिफरेंट कलर से ले लेते हैं और हमने कहा कि ये इसका होमोलॉग है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है। अब देखिए बड़े ध्यान से, एक और क्रोमोसोम है, एक और क्रोमोसोम है, उसमें ये वाला जो क्रोमोसोम है ये पैटर्नल है और लेट अस से ये वाला जो क्रोमोसोम है ये मैटरनल है, ये वाला क्रोमोसोम मैटरनल है। तो एक तरफ P और एक तरफ M लिख लेते हैं, आपको समझ में आ गया। जिस टाइम पर मेटाफेस पर मेटाफेस प्लेट बनेगी, उस टाइम पर जब ये टेट्राड बनेगा तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि ये और ये ऐसे ही आए। देखिए बड़े ध्यान से, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये इस तरह से इक्वेटोरियल प्लेट पर आए और ये भी इसी तरह से इक्वेटोरियल प्लेट पर आए, एक पॉसिबिलिटी तो ये रही। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो दोनों हैं ये इसी तरह से आए लेकिन ये आगे पीछे हो गए। तो पहले तो एक प्रोबेबिलिटी ये देख लीजिए, दूसरी प्रोबेबिलिटी कैसे हुई कि मैंने ये कहा कि हुआ ये कि ये इधर था और ये वाला जो है वो इधर था, ये इस तरह से भी ओरिएंट हो सकते हैं। इसका मतलब ये पैटर्नल इस मैटरनल के साथ भी जा सकता है और पैटर्नल पैटर्नल के साथ भी जा सकता है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? थोड़ा सा दोबारा समझाता हूं। मैंने ये कहा कि मान लीजिए मेरे पास एक पेयर है क्रोमोसोम का और ये पैटर्नल है, एंड लेट अस से कोई और कलर ले लेते हैं, लेट अस से ये मैटरनल है, इसका होमोलॉग। अब हमने ये कहा कि एक और क्रोमोसोम है जिसमें हमने कहा ये पैटर्नल है और ये जो है मैटरनल है, लेट अस से इस तरह से मैटरनल है। एक तो ओरिएंटेशन दोनों की मेटाफेस प्लेट पर ऐसे ही हो सकती है, बिल्कुल इस तरह से मेटाफेस पर दोनों के बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। यहाँ पर लेट अस मेक द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, एक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और हम ये कह रहे हैं कि अपोजिट पोल से स्पिंडल इसके ऊपर अटैच है। ये एक हमने क्या कहा, क्या हो सकती है, ओरिएंटेशन हो सकती है। ध्यान से देख लीजिए। दूसरी ओरिएंटेशन मैं ये कह रहा हूं कि दूसरी ओरिएंटेशन ये हो सकती है कि ये पहला पेयर है और इसमें हमने दूसरा क्रोमोसोम ऐसे बनाया और ये स्पेस में अलग तरह से ओरिएंट हो गए। इसका मतलब ये यहाँ पर है और ये जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है वो यहाँ पर है। दोनों में अंतर देखिए। आप अपनी आंख के सामने जो चीज देख रहे हैं वो असॉर्टमेंट है। दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज दी असॉर्टमेंट और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला क्रोमोसोम, इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम के या तो इस मेंबर के साथ जाए किसी डॉटर सेल में या इस मेंबर के साथ जाए, और ये डिसाइड होता है कि कौन किसके साथ जाएगा। ये डिसाइड होता है मेटाफेस की प्लेट पर कि वो किस तरह से आकर के एक दूसरे के साथ ओरिएंट हुए हैं। इसका मतलब यहां पर बड़ा सिंपल मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं यहां पर ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो जिस टाइम पर जब ये सेपरेट होंगे तो ये और ये एक में जाएंगे, ये और ये एक में जाएंगे, अगर ओरिएंटेशन ऐसी है। ऑन दी अदर हैंड यहां पर भी हम ये देख रहे हैं कि ये इस तरह से एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझिए। जीन्स जो कि हेट्रोलोगस क्रोमोसोम पर हैं, दे विल ऑलवेज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। एक पेयर ऑफ जीन जो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए है, दूसरी पेयर ऑफ अलील्स जो किसी और नॉन अलीलिक जीन की बात हम कर रहे हैं, किसी और क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती हैं। सो हमारे एग्जाम्पल पे हो सकता है कि जो सीड शेप है उसकी जो अलील्स हैं वो इस वाले पेयर पे हो, और जो सीड कलर है उसकी यहाँ पर या इस वाले पेयर पर लोकेटेड हो अलील्स, तो दोनों एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट क्या होंगी, असॉर्ट करेंगी। इसका मतलब ये हुआ when you consider the inheritance of more than one gene at a time, these genes mind you are non-allelic, वो अलील शेयर नहीं कर रही हैं, वो अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं। they will always assort independently, वो हमेशा इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगी। एक पेयर की जो इनहेरिटेंस है वो दूसरे पेयर की अलील्स की इनहेरिटेंस को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करती है। क्या ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई? इसको एक और तरीके से समझा देता हूं। सो देखिए बड़े ध्यान से, अगर मैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करूं और मैं एक
डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करूं, तो चलिए मैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करता हूं। और मैंने ये कहा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो ये 4 तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। यहाँ पर 4 गैमेट बनेंगे, लेकिन चारों एक तरह के बनेंगे। 4 गैमेट लेकिन चारों एक तरह के। अब आप बड़े ध्यान से देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे के सारे जो आपके सामने पनट स्क्वायर है, इसको आप बड़ी आसानी से मेंटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, चारों एक तरह से। ये बताइए, कैपिटल ए स्मॉल बी, ये चारों एक तरह के। ये बताइए, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये चारों एक तरह के। और स्मॉल ए बी, ये चारों एक तरह के। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जीन्स हेटेरोलोगस क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, और अगर आप एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते हैं, तो हमेशा रेशो 1:1:1:1 आएगा। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जेनेटिक्स के टर्म में समझा रहा हूं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसे कहते हैं। आपने ये कहा कि जीन्स हेटेरोलोगस क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, दे आर नॉट लिंक्ड। अगले वीडियो में हम देखेंगे लिंकेज किसे कहते हैं। वो लिंक्ड नहीं है, वो अलग अलग क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। दे विल ऑलवेज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। आप कहेंगे सर इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है? इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि एक पेयर की इनहेरिटेंस दूसरे पेयर की इनहेरिटेंस को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। अब आप पूछेंगे सर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जाइए। इट इज द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दैट डिसाइड्स द इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स और एलील्स। और उनका जो ओरिएंटेशन है मेटाफेस प्लेट पर, वो ये डिसाइड करता है कि कौन सी जीन कहां पर जाएगी। और ये रेशो क्या आएगा? 1:1:1:1। और अगर आप देखें तो ये पेरेंटल है, अगर आप देखें तो ये पेरेंटल है, और ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स है। सो जब आप ये कहते हैं कि रेशो 1:1:1 आएगा, तो आप कहेंगे 50% पेरेंटल बनते हैं, 50% रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। और पेरेंटल में भी 2 तरह के होंगे, और हर एक इक्वल होगा 25%, और यहां पर भी 2 तरह के रिकॉम्बिनेंट होंगे, एंड ईच वुड बी 25%। सो हमने ये कहा कि ये रेशो 1:1:1:1 आएगा। और अब हम ये पक्के तौर पे कह सकते हैं कि मोस्ट लाइकली ये जीन्स क्या कर रही हैं? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रही हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जनरली ऐसा माना जाएगा कि अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज दे आर लोकेटेड ऑन हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। कॉन्ट्रेरी विल ऑलवेज बी ट्रू। ध्यान से समझिए, आप बहुत जल्दी से जिस टाइम पर आप किताब को जस्ट कैजुअली पढ़ते हैं, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बहुत सतही तौर पर देखते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं उल्टा बिल्कुल ट्रू है। अगर जीन्स हेटेरोलोगस क्रोमोसोम पर लोकेटेड है और लिंक्ड नहीं है, दे विल ऑलवेज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। सो एक ही सिक्के के 2 पहलू, लेकिन जरा सा देखेंगे तो उनके बीच में नुआंस है। एक और चीज समझिए यहां पर बड़े ध्यान से, क्या हर बार ऐसा होता है कि अगर जीन्स, मान लीजिए अगर कोई मैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करता हूं और रेशो 1:1:1:1 आती है, तो क्या हर बार इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है? क्या मैं हर बार कह सकता हूं कि जीन्स लिंक्ड है? क्या मैं हर बार ये कह सकता हूं कि जीन्स सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड नहीं है? ऐसा नहीं है। एक और सिनेरियो आएगा, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इट इज वन ऑफ द क्रिटिकल कंसेप्ट्स इन जेनेटिक्स। और फिर अब अपनी किताब को पढ़िएगा, और फिर मुझे अगली क्लास में एक आपकी किताब में एक टेबल बनी हुई है जिसमें 2 चीजें दी हुई हैं। इतना अगर आपको समझ में आया तो आप उसमें से ये बताइएगा कि इधर क्रोमोसोम की बात हो रही है, किधर जीन्स की बात हो रही है। उसी क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं।